जगी सरकार सुरजे आएगी थोड़े दिन में जिले के बेटे जिनकी आवाज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की आवाज है, जिसपे जींद, कैथल, हिसार, कुरुक्षेत्र, करनाल पूरे हरियाणा को नाज है। आपके अपने भाई, आपके अपने बेटे कर्नाटक के प्रभारी सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के हाथों को मजबूत करने के लिए और सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद पूरा कांग्रेस है। कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश बंडोलीवाला जी, भाई सतबीर डबलैंड जी, अशोक मलिक जी, भाई पिताजी ने भी इलाके की सेवा की, भाई अंशुल सिंह जी, ब्रिजलाल जी, विद्या रानी दनोदा जी, काला पिंडारा जी, वेद फौजी जी, संदीप हैबतपुर जी, संदीप सांगवान जी, बाबू श्रीचंद जैन जी, छोटे भाई शालू गर्ग जी, कमल चौहान जी, रोशन दुग्गल जी, सुशील शर्मा कौशिक जी, नरेश बीबीपुर जी, मयंक गर्ग जी, सुखीराम प्रधान जी, धर्मपाल प्रधान जी, विमला सिवाज जी, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद सीमा बड़ोली जी, सुनील रेड्डू जी, आनंद जाखड़ जी, नाहर सिंह संधू जी, सूरज रेड्डू जी, नरेंद्र खर्ब जी, प्रवीण ढिल्लो जी, सुखबीर सैनी जी, दिनेश मिनी जी, राकेश कंडेला जी, बलराज शोरान जी, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन, विकास कंडेला जी, नसीब कंडेला जी, डॉक्टर दलबीर बीबीपुर जी, भाई मंजीत दुहन जी, मेरे भाई और नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र नाडा जी, मास्टर सुभाष बदाना जी, भाई वीरेंद्र जागलान जी, सज्जन सिंह जी, छोटे भाई वीरेंद्र रायचंदवाड़ा जी, सुनीता रंगा जी, अमनदीप बेलरखा जी, बलबीर दहिया जी, और भूल चूक माफ, मैंने बहन जी को कहा मैं कोशिश करूंगा कि सारे साथियों का मैं नाम लेकर सम्मान करने की कोशिश करूं, फिर भी मेरे भाई बलविंदर ठरवी जी, किसी भाई का नाम रह गया तो मैं क्षमा चाहूंगा। मेरे सामने बैठे जींद जिले की ऐतिहासिक धरती के बड़े बुजुर्गों, काका ताऊ, मेरी माताएं बहनें, नौजवान साथियों और भाइयों, सबसे पहले तो चमासे के इस गर्मी के अंदर जिसमें किसान ने कान पड़वाकर बाबा बन गया था, आप सवेरे 9-10 बजे से यहां बैठे और अब 1 बज चुका। मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़ के आप सबका वंदन, अभिनंदन, आपका स्वागत करता हूं। और मैं पंडित रघुवीर भारद्वाज जी, ना केवल आपका, ना केवल मेरे बड़े भाइयों का जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार के सारे साथी काम करते, पर कांग्रेस पार्टी की आपकी पूरी टीम का, जिसने एक एक गांव, एक एक गली गली जाकर कांग्रेस पार्टी की अलग जगाई, ये अलग जगाई के 5 में से 0 सीट और फिर 1 सीट लाने वाली कांग्रेस पार्टी को जींद जिले की ऐतिहासिक धरती में 5 में से 5 सीट दिलवानी। ये अलग जगाई के जींद की ऐतिहासिक धरती से, जींद शहर से, जहां पंडित जी ने अनुरोध किया राहुल गांधी जी को आने का, अनुरोध किया खड़गे जी को आने का, मुझे उम्मीद है वो जल्दी कोई तारीख देंगे। और जिस दिन राहुल जी आएंगे हरियाणा, जींद की इसी ऐतिहासिक धरती से वो हरियाणा के चुनाव की शुरुआत करेंगे, ऐसा मुझे और इनको उम्मीद है। खड़गे साहब यहीं से शुरुआत करेंगे। पंडित जी, आपने ये जो अलग जगाई, 36 बिरादरी में जाकर, एक एक गरीब के घर में जाकर, एक एक दुकानदार और किसान के पास जाकर, मुझे ये विश्वास है, जहां मैं आपको हृदय की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, मुझे ये विश्वास है कि आपकी मेहनत और आपका पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस पसीने को अवश्य पहचानेगी। मेरे बुजुर्गों, साथियों, 10 साल
साल भारतीय जनता पार्टी और भाजपा और जजपा की सरकार को हमने सहा। 10 साल के बाद अब वो दिन आया है 1 अक्टूबर का, जब हरियाणा प्रांत को भाजपा की गुलामी की बेड़ियों से आजादी दिलाने का दिन है। 1 अक्टूबर न्याय और अन्याय के बीच न्याय की जीत का दिन है। 1 अक्टूबर धर्म और अधर्म के बीच धर्म और नीति की विजय का दिन है। 1 अक्टूबर जींद और हरियाणा के किसान और खेत मजदूर की विजय का दिन है। 1 अक्टूबर हरियाणा के दलित और पिछड़ों का श्री गणेश और उनके विजय पताका एक एक घर के ऊपर फहराने का दिन है। 1 अक्टूबर हरियाणा की महिलाओं, युवाओं, दुकानदारों, गरीबों, उनकी जय जयकार करने के उद्घोष का दिन है। और मुझे ये विश्वास है, जींद जिले की इस ऐतिहासिक धरती पर आज जो शैलजा जी, मैं, भारद्वाज साहब और हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के हक में जो उद्घोष करेंगे, इस उद्घोष की गूंज हरियाणा के 7,500 से ज्यादा एक एक गांव और 87 के 87 शहरों के अंदर फैल जाएगी। मेरे बुजुर्गों, साथियों, 10 साल बीत गए। इन 10 सालों का अब हिसाब लेने का समय आ गया। इन 10 सालों का जवाब मांगने का समय आ गया। इन 10 सालों का एक एक जुल्म और सितम, एक एक लाठी और पीड़ा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेताओं ने आपको दी, उनका बदला लेने का समय भी आ गया। हरियाणा के किसान ने, हरियाणा के गरीब रविदासिया, वाल्मीकि बैकवर्ड ने किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले गरीब ने जब बीजेपी की सरकार से न्याय मांगा, 3 काले कानूनों के खिलाफ, किसान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को देने का न्याय, हमारी सरसों और धान की फसल को, हमारी कणक और बाड़ी की फसल को, हमारी तिलहन की फसल को पूरी कीमत देने का न्याय, 2022 तक जो नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, किसान की फसल की कीमत दुगनी करने का न्याय, किसान को अपने खेत और खलिहान में गुलाम न बनाकर उसके खेत और खलिहान को धन्ना सेठों की मंडी के अंदर न बेचकर छोटे छोटे आड़ती, छोटे छोटे दुकानदार और किसान, उनके भाईचारे को आगे बढ़ाने का न्याय। जब ये न्याय मांगने हरियाणा के और हिंदुस्तान के लाखों लाखों किसान, लाखों लाखों गरीब दलित भाई बहन, लाखों लाखों बैकवर्ड क्लास के साथी जब दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक देने गए, 1.5 साल तक वहां पड़े रहे, तो बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी की इन विधायकों ने, सांसदों ने आपको क्या दिया? हमको दिए नश्तर, किसान और मजदूर को दिए शूल, किसान और मजदूर को दिए बड़े बड़े पत्थर, किसान और मजदूर को दिए बुलडोजरों से सड़क अटी हुई, किसान और मजदूर को दी लाठियां, किसान और मजदूर को दी अश्रु गैस, किसान और मजदूर को दी गोलियां और पुलिस की संगीनें। मैं आज आपसे पूछता हूं, किसान का एक बेटा, आपका एक अजीज, जिनकी धरती में जिसने जन्म लिया, पूरे हरियाणा की सेवा का संकल्प लिया, आज भारद्वाज जी के साथ खड़े होकर मैं पूछता हूं, उस बीजेपी ने किसान को, मजदूर को क्या दिया? 700 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर शहीद हो गए। किसानों के ऊपर अश्रु गैस चलाए गए, गरीब मजदूरों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, हमारे खून से जीटी रोड के ऊपर होली खेली गई। कोई ऐसा दिन नहीं बचता था, कोई ऐसा दिन नहीं था जब 1.25 साल 1.5 साल के उस अंतराल में एक शहीद की लाश वापस किसी ना किसी गांव में नहीं आती थी।
एक मां का सिंदूर नहीं पोंछा जाता था, एक बच्चे के सर से उसके बाप का साया नहीं उठता था। किसी ना किसी शहीद की चिता जींद हो या हरियाणा, किसी ना किसी गांव के अंदर हर रोज जलती थी। उस 1.25 साल के अंदर कोई दिन खाली नहीं गया। मैं आपका बेटा आज आपको याद करवाने आया हूं। आप तो उस चिता में जलती लो की कसम, किसानों और गरीबों की चिताओं में जलती लो की कसम जींद के लोगों, आपको इसका बदला बीजेपी से लेना पड़ेगा और आपको लेना पड़ेगा। बदला लाठी और गोली से नहीं लेना, बदला गाड़ी और डंडे से भी नहीं लेना, बदला वोट की चोट से लीजिएगा। अब बंगाल की खाड़ी में उस बीजेपी को पहुंचाने का समय आ गया। मैं आज आपसे पूछता हूं, इस जिले का एक नौजवान, आपका एक बेटा, आपका एक भाई, आपका एक साथी आज आपसे पूछता, जब रणवीर भारद्वाज एक एक दुकान, एक एक गांव के अंदर, एक एक दरवाजे पर दस्तखत देता, अब इसलिए नहीं कि उनको कुछ आपसे लेना, इसलिए कि जींद जिले को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए कि जब हमारा नौजवान, उसकी जात कोई भी हो, वो ब्राह्मण समाज का बच्चा हो, वो अग्रवाल समाज का हो, पंजाबी समाज का हो, वो रविदासिया हो, वाल्मीकि हो, बैकवर्ड हो, वो जाट हो, वो गुजर हो, वो राजपूत हो, जब वो नौकरी की गुहार लगाने 10 साल के अंदर गया, आपके बेटे और बेटियों को इस सरकार ने क्या दिया? 47 बार हमारे बच्चों के भविष्य को मंडी में बोली लगाकर बीजेपी ने बेच डाला। 47 बार बेचा। एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर बेचा, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर बेचा, क्लर्क का पेपर बेचा, मास्टर का पेपर बेचा, जज का पेपर बेचा, एचसीएस अफसर का पेपर बेचा। चपरासी से लेकर जज तक वो सारे पेपर बीजेपी की सरकार ने बेचे। और मैं और बहन जी बात कर रहे थे, अब तो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं और बीए तक के पेपर भी ये बेचते हैं। ये इस प्रकार के जालिम जाबर बन गए। कोई ऐसा पेपर है हरियाणा के अंदर जो लीक नहीं होता? कोई ऐसा पेपर हुआ आईटीआई इंस्ट्रक्टर से लेकर, क्लर्क से लेकर, एचसीएस अफसर से लेकर जो मोल नहीं बिका? और उस बीजेपी की ये हिम्मत भी हो गई, उस बीजेपी की बहन जी ये हिम्मत भी हो गई कि वो बोर्ड लगाते हैं। आप मुझे एक दिन गाड़ी में पढ़ के दिखा रही थी, ना पर्ची ना खर्ची। याद करिए, शैलजा जी कांग्रेस के अध्यक्ष थी, शैलजा जी ने और मैंने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पर रेड करवाई। जब रेड करवाई तो राणा साहब वहां से 5 अटैची करोड़ों रुपए की पकड़ी गई। करोड़ों रुपए उनके अंदर भरे हुए। क्यों? वहां दहेज का सामान बंटवा रही थी बीजेपी एचपीएससी के दफ्तर में। लोक सेवा आयोग नौकरी के कमीशन के अंदर 5-5 अटैची करोड़ों रुपए उनके अंदर भरे हुए। उनके अंदर क्या हो रहा था? आपके बच्चों की जिंदगियां बेचने का बहन जी नंगा नाच होने लग रहा था। ये हमारे बच्चों की नौकरियां बेच रहे थे और रुपया इकट्ठा कर रहे थे जो दिल्ली तक जाता है। चंडीगढ़ से दिल्ली तक हमारे बच्चों की जिंदगियां बेचकर, उनके किले और मकान बिकवाकर इन लोगों की नौकरियां बेची। और हमारे बच्चों का आज क्या हाल है? जींद हल्के की बात करो, जुलाड़ा और सफीदों की बात करो, उचाड़ा और नरवाना की बात करो, कैथल और किलायत की बात करो। हरियाणा के वैसे तो लगभग सब हलकों में, पर जीटी रोड से लेकर, पानीपत से लेकर यमुनानगर, कालका से लेकर जींद तक आ जाइए, हर विधानसभा की यही कहानी। हर गांव के अंदर टटोल कर देख लीजिए आप, हर गांव से आए हुए मेन सारे बुजुर्गवार और नौजवान साथी हैं। कोई ऐसा गांव नहीं जहां से 50 बच्चा, 60 बच्चा, 100 बच्चा, 200 बच्चा पलायन करके देश से बाहर नहीं चला गया, विदेश नहीं चले गए। मैं आपसे पूछता हूं मेरी माताओं, मैं आपसे पूछता हूं मेरे बुजुर्गों, वो क्या मजबूरी है
कि आप 9 महीने पेट के अंदर जिस लड़के और लड़की को रखते हो, जिस बच्चे का पेट पालते हो, जिस बच्चे को पढ़ाते लिखाते हो, जिस बच्चे से ये उम्मीद करते हो आपका नाम रोशन करेगा, एक दिन उसकी उम्मीद टूट जाती है और वो कहता बाबू मेरा तो आधा किला बेच दे या मकान गिरवी रख के मुझे पैसे दे दे 40 लाख रुपए, मुझे तो विदेश में जाना। मटोर गांव अपने पड़ोस में है कलायत का। मटोर गांव के और सबसे बड़े गांव में से अपने इन दोनों जिलों के मटोर गांव के बहुत सारे बुजुर्गवार पिछले से पिछले हफ्ते मेरे पास आए। पहले तो आए थे बच्चा फंस गया रूस के अंदर जाके, उसको वापस बुलवा दे बेटा। मैंने कहा जी मोदी बुलवा सकता है, वो रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा सके तो बच्चे को लेना कितना औखा काम है। पर मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी नहीं सुन रहे तो मैं चिट्ठी लिख के उन्हें कहूंगा। मैं चिट्ठी लिखी, विदेश मंत्रालय का जवाब आया, हम पता कर रहे हैं। वो बच्चे का फिर वीडियो आया, आपकी आत्मा 2 बार ठिठकेगी ये बात सुनकर। तो 20,000 रुपया एक रोटी के उससे मांगने लग रहे थे गुंडे। उस मार बाप ने जिनके पास जमीन बिक चुकी थी, आपसे मेरे से पंडित जी जैसे किसी भाई से 20-20 हजार रुपया इकट्ठा करके बेटे को हर रोज 80,000 रुपए टेलीफोन से भेजते थे ताकि 4 रोटी मिल जाए, मर ना जाए बच्चा। इतनी देर में खबर आई कि बच्चा मर गया। आज 17-18 दिन हो गए। मटोर के वो लोग, बहन जी आपसे भी मिले थे, मैंने भी दोबारा फिर डीएनए टेस्ट बोले, डीएनए टेस्ट करके भेजो बाप का। मां पहले मर गई, बाप का डीएनए टेस्ट करके भिजवाया। आज 15 दिन हो गए काका। पंडित जी 15 दिन से बच्चे की लाश वापस नहीं आई। पहले 70 लाख रुपए, 60 लाख रुपया, 50 लाख रुपया देकर हम अपने बच्चे को विदेश में भेजते हैं, फिर 40 लाख रुपया देकर उसकी लाश वापस लाते हैं। यहां पहुंचा दिया बीजेपी ने इस प्रांत को। बड़े बुजुर्गों, ये बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई नहीं बची, ये बीजेपी और इस प्रांत के लोगों की लड़ाई बची। क्या आपका खून खोलता नहीं? मटोर का वो बच्चा आपका बेटा भी हो सकता था मां जी, वो आपका बच्चा भी हो सकता था। यमुनानगर के 2 बच्चे 3 दिन पहले जलकर मर गए, आज तक लाश वापस नहीं आई। करनाल के मुख्यमंत्री जब होते थे मनोहर लाल खट्टर जी, उनके गांव के बच्चे, उनके हलके के बच्चे मर गए, लाश वापस नहीं आई। आज हम इस बात के मोहताज बना दिए इस सरकार ने 10 साल के बाद कि हम अपने मरे हुए बच्चे की लाश वापस लाकर उसका पिंडदान और संस्कार करने के लिए तरसते हैं। क्या ऐसे लोग आपकी वोट के हकदार नहीं? क्या आपका मन झिझकोरता नहीं? क्या आपकी आत्मा कचोटती नहीं? क्या ऐसे लोगों को अगर वोट की चोट से बदला नहीं लोगे तो मुझ पर, आप पर, दोनों पर लाना होगा। इसका कोई और चारा बचा नहीं इस सरकार को वोट की चोट से बदलने का। ये वो लोग हैं जो गरीबों को लड़वाते हैं और उनका शोषण करते हैं। क्या ये सही नहीं? कुमारी शैलजा जी ने आवाज उठाई, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आवाज उठाई। पहले इन्होंने SC/ST का, एट्रोसिटीज का कानून खत्म किया। जब राहुल गांधी जी ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया तो फिर ठीक हो। उसके बाद प्री मैट्रिक का SC का वजीफा खत्म कर दिया, BC का वजीफा खत्म कर दिया। क्यों? ताकि गरीब का बच्चा पढ़ ना सके। और रिपोर्ट आई हरियाणा के स्कूलों की, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 70-80% अब केवल SC/BC का बच्चा पढ़ता है। बाकी लोगों को अपने निकलवा लिया। ये रिपोर्ट आई, पंडित जी मुझे एक दिन दिखाने लग रहे थे रघुवीर भारद्वाज जी कि 8वीं क्लास का बच्चा ना गुणा जानता, ना जमा जानता, ना घटा जानता, ना भाग जानता। आप मुझे बताइए, वो सरकार जिसने 10 साल में हमारे बेटे और बेटियों को यहां लाकर खड़ा कर दिया कि 8वीं और 10वीं के बच्चों को 2 का पहाड़ा नहीं आता, तो हमारे बच्चे DC कब बनेंगे? हमारे बच्चे SPM कब बनेंगे? DFSC कब बनेंगे? इन्होंने हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को यहां लाकर खड़ा कर दिया। मुझे मलिक साहब ये कह रहे थे
कि यहाँ अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं है, पंडित जी भी कह रहे थे। 65 पोस्टें मंजूर करी थी हमने, 19 डॉक्टर हैं यहाँ के अस्पताल में। 65 डॉक्टर की पोस्ट मंजूर है सर, 19 डॉक्टर हैं। कोई मरीज का इलाज जींद जिले का बहन जी यहाँ हो नहीं सकता है। और जब मैं चुनाव लड़ा था बाई इलेक्शन, जिसकी रघुवीर भारद्वाज जी चर्चा कर रहे थे, 2019 जनवरी में बीजेपी के लोग और मनोहर लाल खट्टर यहाँ मेडिकल कॉलेज की घोषणा करके गए थे। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल बीत गए। 6 साल हो लिए। 6 साल के बाद मेडिकल कॉलेज बन गया। आज तक बिल्डिंग पूरी नहीं हुई। जी हमारे चमेड़ के चले जाएंगे कि भाई एकदम पूरा करो, हमने तो बिल्डिंग शुरू कर। यही कैथल की हालत है। वहाँ 17 कमरे बनाए आप, यही यहाँ की हालत है। कोई बनाया हो तो बताओ। अब आप पुरानी मंडी के अंदर बैठे हैं, पंडित जी तो खुद आड़ती, असली में तो बड़े भाई साहब आड़ते हैं, ये तो अंदर के दुकान पे बैठते हैं खर्चा करने के लिए। हमारे आड़तियों से इस बार क्या किया? 2.5% आड़त सो 46 रुपया कर दिया। रोते फिरते हैं। किसान से थोड़ी आड़त ली जाती थी, एफसीआई दिया करती थी। क्यों? एफसीआई तिगड़े चौगड़े रेट के अंदर बेचती। और अब की बार क्या किया? 3000 क्विंटल की घटती दिखा दी। 75 लाख रुपए बहन जी, एक आड़ती दुकानदार से जाकर पूछिए, उससे जैसे जजिया कर वसूला करते थे ना, इस प्रकार से यहाँ की मंडी से इस प्रकार का जजिया कर इस बार वसूला गया। यह हालत जींद जिले की इन्होंने कर दी। 12 क्विंटल सरसों किसान पैदा करता है जींद का। खरीदी 8 क्विंटल, मंगवाई 12 क्विंटल। पहले मैं 4 क्विंटल ले गया, फिर रोकता हुआ 4 क्विंटल वापस लेकर गया। ये इस जिले की इन्होंने हालत कर दी। आप कह रहे थे अमृत योजना जींद के लिए तो पंडित जी नर्क योजना बना दी। अमृत की बजाय हमारे लिए तो अभिशाप बन गई है। कोई ऐसी सड़क है जिसके ऊपर 2 बूंद पड़ने के बाद पानी नहीं इकट्ठा होता। और एक बहन जी बड़ी कमाल की बात जींद के अंदर हुई, यही हो सकता था। हमारे विधायक जी इतने बुद्धिमान व्यक्ति, पाइपें डाल दी, जब चेक करा तो पूरी रोहतक रोड पे पाइपें नहीं पाई। उसके बाद जब रोड़ा पड़ा हेरा फेरी और भ्रष्टाचार का, रुपये खाने का, तो एमएलए की एक कमेटी बना दी। आज तक उस एमएलए की कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। जींद जिले की अर्बन एस्टेट के अंदर जो सबसे महंगा इलाका, मैं तो वाल्मीकि बस्ती की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो हमारी दुगल साहब वाली बस्ती की बात ही नहीं करने लग रहा, मैं तो हमारे दूसरे मोहल्लों की बात ही नहीं कर रहा। अर्बन एस्टेट जो सबसे महंगा इलाका है, आज टूटी खोल के देख लीजिए, उसके अंदर सीवरेज का पानी आने लग रहा है। ये पत्रकार साथी गवाह है, मेरी बात गलत हो तो मुझे बता दीजिए। जो फिर चोर की सजा वो मेरी सजा। और यहाँ एक नवा खेल और भी है जी, आपको बड़ा अचंभा होगा जी सुन के। यहाँ तारकोल की सड़क नहीं बनाते, पूछ लो यहाँ बीजेपी की ब्लॉक भ्रष्टाचार पार्टी है, और जगह तो वो बहुत चुकी पार्टी है। यहाँ ब्लॉक जननी पार्टी का नाम बीजेपी है। बीजेपी यानी ब्लॉक जननी पार्टी या ब्लॉक जीन फैक्ट्री, जो भी आप उसे कहें। यहाँ सारी जो तारकोल की हमारी सड़कें थी अच्छी भली भी, ये पत्रकार साथी लिख लिख कर थक गए, टेलीविजन पर दिखा दिखा कर थक गए, सुनी किसी ने नहीं। क्यों? सारी सड़क फाड़ के उनके ऊपर ब्लॉक लगा दिए, और फिर पाड़े फिर लगा दिए, फिर पाड़े फिर लगा दिए। पुराने कहां गए किसी को पता नहीं। यहाँ हरियाणा का दुर्भाग्य से ये ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा गुंडागर्दी, सबसे ज्यादा फिरौती। आप बताओ जींद के कितने डॉक्टर, कितने व्यापारी जींद छोड़ के चले गए? ये पत्रकार साथी गवाह, मेरी बात गलत है तो मुझे बताइए, मुझे सजा दीजिए अगर मेरी बात। रोज फिरौती का टेलीफोन आता है, रोज यहाँ गुंडागर्दी होती है, रोज यहाँ पर्स और थैले छीने जाते, रोज रुपये देने पड़ते, रोज गोलियां चलती हैं।
रोज बहू बेटी की इज्जत पर हमला बोला जाता है। और उन सारे गुंडों को आज मैं इल्जाम लगाता हूं बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। नहीं तो अगर बहन जी पुलिस फैसला कर लेना और प्रशासन, सारे गुंडे भाग जाते हैं। परंतु जब गुंडे थाने के अंदर बिठवाकर राजनीतिक नेता उनके सर पे राजनीति करें, तो फिर रक्षक भक्षक हो तो संरक्षक कौन बन जाए? मैं ये सवाल पूछता हूं। रघुवीर भारद्वाज भी ये सवाल पूछता है। यहाँ तो रक्षक भक्षक बने हुए हैं, संरक्षण कौन करेगा? ये हमारे जिले की हालत है। यहाँ जो एमएलए थे बीजेपी के बहन जी, जब कोरोना आया सारे भाग गए, लुक गए। एमपी भी लुक गया, कोई नहीं पाया, ना एमपी पाया, ना एमएलए पाए, ना लीडर पाए, ना नगर पालिका पाई, ना एमसी पाए, ना प्रधान पाए, सारे भागे। मेरी बात गलत तो नहीं? परंतु रघुवीर भारद्वाज एक एक दुकान पे, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अंशुल सिंगला, हम यहाँ एक एक दुकान के ऊपर एक एक डॉक्टर के पास जाकर हम अपना मास्क लगा के हम नहीं मरे तो ये क्यों कर मरे थे? ऑक्सीजन सिलेंडर बांटते फिरे। कोई दुकान इस शहर की ऐसी नहीं है जहां हम मास्क, जहां हम सैनिटाइजर, कोई मोहल्ला जींद का ऐसा नहीं है जहां हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड का चार्ली टोर्नेडो मशीन से छिड़काव नहीं करवाया। जींद में, जुराना में, सबितो में, उचाड़ा में, नरवाना में, कलायत में, कैथल में, राजौन में, पुनरी में, बुलाचीका में, फतेहबाद तक, आपके हल्के तक, क्योंकि आपने कहा भाई मैं भी मदद करूंगी, फतेहबाद तक जाकर आना है। तो फिर बहन जी ने कहा और आगे चल तो आना की तरफ। फिर मैं टोहाना तक गया, मैंने कहा जी तो थक गया, बोली ना मैं भी चलूंगी फतेहबाद तक और चलना। फिर हम फतेहबाद तक गए, तो फतेहबाद तक और उस तरफ कुरुक्षेत्र और लाडवा तक, पानीपत तक आखिरी हम जाकर आए। परंतु ये सारे भाग गए। जब जींद के ऊपर मुसीबत आती है तो ये भाग जाते हैं। मैं आखिर में आपसे एक ही बात कहूंगा, 10 साल में बीजेपी ने किसान की आंख में आंसू दिए, पहलवान बेटियों की आंख में आंसू दिए, गरीब की आंख में आंसू दिए, व्यापारी की आंख में आंसू दिए, नौजवान की आंख में आंसू दिए, फौज के जवान की आंख में आंसू दिए, मेरी माताओं बहनों महिलाओं की आंख में आंसू दिए। अब इन आंसुओं का जवाब मांगने का समय आ गया। मैं केवल यही कहूंगा, मनोहर लाल खट्टर जी को भी, नायब सिंह सैनी जी को भी, नरेंद्र मोदी को भी, एक ही आंसू बहुत है, एक ही आंसू बहुत है, एक ही आंसू हुकूमत के लिए खतरा है, एक ही आंसू हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंसुओं का समंदर बनना। जिनकी ऐतिहासिक धरती वो समंदर है जिसने बलबले से सरकारें बदली हैं और सरकारें बढ़ाई भी हैं। मेरे बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों, बहनों, भाइयों, गरीबों, इस इलाके के सरदारों, मालिकों, हाथ जोड़ के आपसे एक ही विनती, रघुवीर भारद्वाज, रणदीप कुमारी, शैलजा का सवाल नहीं। हम तो जहां आप रखोगे, आपके भाई हैं, बेटे हैं, साथी, वहां रहेंगे। आप कुर्ली पर बिठाओगे, कुर्ली पर बैठ के सेवा करेंगे। पर इस जिले और इस प्रांत को बचाने का समय आ गया है और वोट की चोट से भाजपा को बाहर करने का समय भी आ गया है। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद। मैं अब अनुरोध करूंगा मेरी बड़ी बहन और आज के इस कार्यक्रम की मुख्य मेहमान कुमारी शैलजा जी से कि वो आएंगी और अपनी बात करेंगे। हमारी पार्टी में बहुत ही वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय स्तर के हमारे नेता भाई रणदीप सुरजेवाला जी आज के इस कार्यक्रम के करता धरता, हमारे बहुत वरिष्ठ साथी कांग्रेस पार्टी के पक्के स्तंभ पंडित जी भारद्वाज जी हमारे साथ आए। हमारे बहुत ही सम्मानित मंचासीन साथीगण, सढौरा से हमारी बहन एमएलए रेणु बाला जी, महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्ष
बहन सुधा भारद्वाज जी, पूर्व मंत्री अतर सिंह जी सैनी, सत्येंद्र राणा जी, रणधीर धीरा जी, हमारे छोटे भाई अंशुल सिंगला जी, साथियों, हर रोज जहां भी हम जाते हैं लोगों का इतना प्यार, इतनी भीड़ उमड़ते हुए हम देखते हैं। अभी मैं पंडित जी को कह रही थी, मैं क्या पंडित जी अपना ये पंडाल तो छोटा रह गया। अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ से निकली थी, मैं क्या एक बार रेस्ट हाउस जाए हूँ 2 मिनट के लिए, देखा तो इतनी भीड़ उमड़ गई। तो खैर कोई बात नहीं, लोगों का प्यार है। गर्मी में भी बैठे हैं पसीना पसीना। अभी कल हम जुलाना में थे, छोटे भाई मंजीर दुहन जी ने बड़ा भव्य कार्यक्रम किया हुआ था। तो ये जींद जिला ऐसा जिला है जो बड़ा इनकलाबी जिला है। कभी कभी लगता है कि शायद हम आप लोगों के साथ उतना इंसाफ नहीं कर पाए जो कि इस जिले के साथ होना चाहिए था। भाई हमने तो फिर भी कोशिश की। रणदीप जी ने और इनसे पहले बड़े सुरजेवाला जी ने बहुत मेहनत की थी। यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज हमारे नेता होते थे, जो वीरेंद्र सिंह जी ने, हमारे गुप्ता जी थे, चलो बाद में तो मामला काफी इधर उधर हो गया, सिंगला जी। लेकिन अब 10 साल में जो वीरान माटी होती देखी है भाई जींद जिले की, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कभी सोचा भी होगा कि आपके साथ इतना बुरा भेदभाव, ऐसा बर्ताव किया जाएगा। जींद जिला बचपन से आते हैं भाई, अपना है, रिश्तेदारी है, सब कुछ है। पहले क्या जींद जिला था, अब क्या हो गया। 10 साल का लेखा जोखा भाजपा ने देना होगा। ज्यादा कुछ मैं लंबा भाषण नहीं दूंगी। हमारे भाई रणदीप जी ने सभी बिंदुओं को, क्योंकि यहाँ की ये रग रग गली गली कूचा कूचा हर एक को ये जानते हैं, पहचानते हैं, परिवार की तरह इन्होंने हमेशा आपकी आवाज को उठाया। और अभी कुछ दिन पहले मैं देख रही थी संसद में, राज्यसभा में, जब इन्होंने हरियाणा की बातें और आप लोगों की बात उठाई, हमारे किसान की जो बात उठाई, भाजपा के पास कोई जवाब नहीं था। टोका टोकी करते रहे, लेकिन जवाब इनकी एक भी बात का नहीं था। किसान के साथ, हमारे अन्नदाता के साथ जो भेदभाव हुआ है 10 साल में, और आज ये क्या समझते हैं कि चुनाव आ गया, आखिर के 1-2 हफ्ते में लॉलीपॉप पकड़ा देंगे, बच्चों को मिठाई पकड़ा देंगे और बच्चा खुश हो जाएगा। लेकिन 10 साल का जवाब तो देना पड़ेगा हमारे इस अन्नदाता को, जिसको आपने 1 साल तक ऐसे रखा था जैसे तो किसी दुश्मन देश के साथ भी नहीं बर्ताव होता। किसान के साथ हम खड़े हुए, हम सभी भाई रणदीप जी, हमारे सभी और दूसरे साथी, हम रात रात किसानों के बीच में बिताते थे। बारिश में, धूप में, गर्मी में हमारा किसान, हमारा अन्नदाता वहां बैठा रहा, उसकी सुनाई नहीं की। फिर झूठे वायदे किए। आज कहते हैं हरियाणा में हमने सभी फसलों पर एमएसपी दे दिया। भाई किस फॉर्मूले से दिया? क्या कानून बना रहे हो आप? जवाब तो इस बात का चाहिए, ये नहीं कि चुनाव आ गया कह दो हमने सब
MSP देगी पर। तो ये बातें हैं जो आप लोग पूछोगे। हमारा गरीब, हमारा दलित, हमारा पिछड़ा वर्ग आज हम शहर में, शहर में बताओ कि यहाँ पर हमारे जो गरीब दलित है, सफाई कर्मचारी है, उसके साथ ही सरकार क्या बर्ताव करती है। जब हमारे सफाई कर्मचारी गंदगी साफ करने के लिए मैन होल में जाते हैं, उनकी जान जाती है, तो ये सरकार क्या करती है? क्या कभी उनका दिल पसीजा? क्या गरीब की आवाज सुनी? हमारा दलित, हमारी 36 बिरादरी आज हाहाकार मची हुई है। दलितों की नौकरी, बैकलॉग का क्या होगा? इतनी नौकरियां जो हैं केंद्र में, राज्य में खाली पड़ी रहेंगी भाई, पर भरनी नहीं। चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे हमारा आरक्षित वर्ग, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं। और अभी जो भाई रणदीप जी कह रहे हैं, ये बात मैंने एक बार नहीं बार बार उठाई। सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ते हैं भाई? हमारे गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, दलितों के, पिछड़ों के। और आज वो स्कूल आप बंद कर देते, टीचर नहीं होते। हमारे माँ बाप सरकारी स्कूलों में पढ़े थे, वजीफों से आगे पढ़े थे, वजीफे मिले तो आगे उन्होंने पढ़ाई की, तभी वहां तक पहुंचे। उनकी मेहनत, लोगों का साथ, कांग्रेस का आशीर्वाद। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह, बच्चा बच्चा उनको जानता, सारी उम्र लगाई सेवा करने में। साथियों, आज के दिन कोई पूछने वाला नहीं, बच्चों के वजीफे बंद कर देते, खत्म कर देते हैं, और आखिर में आके कितना 1 लाख कितना रुपया दे दिया और सोचा कि 5 साल का हिसाब हो गया। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो माँ बाप उनके भविष्य की जो एक वो सोचते हैं कि आशा की किरण है हमारे बच्चे, वो कहाँ जाएंगे? और फिर नौकरी आती है तो कह देते हैं अयोग्य है, अयोग्य है, नौकरी नहीं मिल सकती। हमारे बच्चे विदेशों में जहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं वहाँ पर नौकरी मांगने जाते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे विदेशों में लड़ाइयाँ लड़ने जा रहे हैं, दूसरे देशों। ये नौबत आ गई। हमारे बच्चों को यहाँ क्यों नहीं नौकरी मिल सकती? निजी क्षेत्र खत्म कर दिया, सरकारी नौकरियां निकालते नहीं, निकालते हैं तो स्कैम पर स्कैम हो जाते हैं, घोटाले पर घोटाले हो जाते हैं। लेकिन कौन पूछता है? क्या परवाह है आपके प्रति, नौजवानों के प्रति, हमारे भविष्य के प्रति? साथियों, समय आ गया, पूरा लेखा जोखा देना पड़ेगा, हर तबके को देना पड़ेगा। मेरी आशा वर्कर में बहनें, हमारी आंगनवाड़ी बहनें अगर अपनी आवाज उठाती हैं, ये बहनों को भी नहीं बख्शते। बहनों पे भी लाठियां, कर्मचारियों पे लाठियां, नरेगा पे लाठियां, सरपंचों पे लाठियां। सरपंच आके कहते जी हमारे जो इज्जत हमको घर वाले देते, गांव वाले देते, हमारे से उम्मीद लगाते, आज हमारा ये हाल कर दिया है कि सरपंच जो जिनको माँ बाप ने कभी ऊंचे स्वर में नहीं बोला, जब वो अपनी बात उठाने जाते हैं तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। हम गए थे मिलने, देखा था मैंने, सिर फाड़ रखे थे, लेडीज की टांगें टूटी हुई थी सरपंचों की। ये हाल क्यों? किस किस वर्ग को रोए हम? लेकिन समय हमने रोना नहीं भाई, हिम्मत दिखानी है। हिम्मत दिखाओगे? जींद के मेरे भाइयों बहनों, हिम्मत दिखाओगे? शाबाश शाबाश शाबाश। ये टाइम है हिम्मत दिखाने का। 10 साल पीछे धकेलने हमने। और भाई मेहनत करेंगे, हिम्मत दिखाएंगे, तभी आगे पूछ होएगी, वरना पहले वाला टाइम होगा तो किसी ने नहीं पूछना। सोच लो, मन में ठान लो,
पहले वाला टाइम नहीं होना चाहिए। 1 अक्टूबर की तारीख है। अरे भाई हम निकले, हमने क्या लोगों से बात करें, लोगों के बीच में थे, पता चला जिन्होंने तो डेट अनाउंस कर दी, इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया, डर गए आप लोगों से, आपकी इस भीड़ से। अब भाई सरकार बदल रही है। 20 दिन पहले कर दिए चुनाव, डर गए आप लोगों ने, डरा दिया। तो भाई 20 दिन पहले मौका मिल गया। मैं तो कह रही हूँ इस चीज को ऐसे देखो आप, ये डर गए और आपको मौका मिल गया। 20 दिन पहले इस भ्रष्ट, जन विरोधी, किसान विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, नारी विरोधी, हमारा छोटा दुकानदार विरोधी, छोटे उद्योगपति विरोधी, ये सरकार घर भेजने का मौका मिल गया आपको 20 दिन पहले। तो कमर कस लो। और भाई एक और बात कहना चाहूंगी, डेवलपमेंट की बातें, विकास की, भाई रणदीप जी ने एक एक आपको गिनाई। जैसा मैंने कहा, ये तो एक एक गली को जानते। तो भाई एक बहुत बड़ी बात और भी है, वो है अपराध की, जो भाई ने कही। जो अपराध, पंडित जी आपको ज्यादा पता है, बाजार में बैठते हो, हमारे तक बातें आती हैं सारी, हमारे से मिलते हैं कि जी इतना अपराध फैल गया है पूरे हरियाणा में, जींद में गोलियां चल जाए, लोगों को मार दें, आस-पास ऐसा माहौल। तो भाइयों हमने ये ऐसा अपना प्रदेश नहीं बनाना, हमने अमन, चैन, शांति का, 36 बिरादरी का, बहनों के हिफाजत का प्रदेश बनाना है। भविष्य आपका है, फैसला आपको करना है। हम तो रणदीप भाई, हमारे सभी साथी, हम तो आके भाई आपको जागरूक कर सकते हैं, आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं, आपके लिए संघर्ष कर सकते हैं। और भाइयों बहनों, संघर्ष में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, संघर्ष करेंगे आपके हक के लिए, अपने लिए। भगवान ने, पार्टी ने, आप लोगों ने बहुत कुछ दिया है, कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे को देने में। लेकिन लड़ाई हमारी अपनी नहीं है, लड़ाई आपकी है। जो ताकत हमको मिलती है वो आपके लिए है, आपके हुकूक की हिफाजत के लिए। तो साथियों आइए हम सब जुड़े और इस लड़ाई में पूरे देश को दिखा दें कि हरियाणा के लोग, जींद के लोग सबसे अग्रणी हैं और इस भ्रष्ट सरकार को हम बाहर करेंगे। और जो राहुल जी का नारा है, प्यार, मोहब्बत, विकास का, वो संदेश हमने लोगों तक लेकर जाना है। हमारे अध्यक्ष खाड़गे जी का संदेश लोगों तक लेकर जाना है और वो संदेश जन जन तक पहुंचाएं। राहुल जी ने जिस मजबूती से, बुलंदी से आपकी आवाज़ संसद में उठाई है, वो तो लोग देखते हैं जब हम उसमें सोशल मीडिया में, आजकल सारे सोशल मीडिया देखते हैं भाई, मतलब लाखों लोग एकदम हिट आती है राहुल जी की। मुझे उस दिन एक भाई मिला और कहता जी मैंने सारी उनकी स्पीच देखी, अगले दिन मैंने अपने बेटी को इम्तिहान के लिए लेके जाना था, तो रात को कहता मैं, मेरे से सोया नहीं गया, मैं तो राहुल जी की स्पीच फिर से देखने लग गया, इतना प्रेरित हुआ। तो साथियों हम सब ने राहुल जी के पसीने से प्रेरणा लेनी, हमने आपका खून नहीं बहाना, जो बहाएंगे हम बहाएंगे, आपके लिए बहाएंगे ताकि आप खुश रहो, आपकी खुशहाली की लड़ाई लड़ेंगे। आपने मेरी बात को सुना, आपका धन्यवाद। साथ में मैं बधाई देना चाहूंगी पंडित जी को, भारद्वाज जी को, हमारे स्तंभ को, जो आपने इतनी मेहनत की है और इसका फल जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारा हरियाणा करे पुकार सीएम रणदीप होई पहली बार, हमारा हरियाणा करे पुकार सीएम रणदीप होई पहली बार। शमशेर सिंह के बेटे की है सबसे न्यारी बात,
मजदूर किसाना की खतरियों खड़ा रहे दिन रात। शमशेर सिंह के बेटे की है सबसे न्यारी बात, मजदूर किसाना की खतरियों खड़ा रहे दिन रात। नेता मेरा दिल का सच्चा, दाने से कच्चा बच्चा, साया ते अच्छा व्यवहार। बाइट कर लेते हैं, साइड में हो जाओ यार, क्या साइड में तो जो आगे जा इधर। अरे भाई बाइट कर लेते तो साइड में हो जाए, जरा क्या काम भाई? क्या काम होता है भाई, क्या काम है? साइड में हो जाए यार, तेरे क्या दिक्कत है? तो बात से यार बता, बाइट तो कर लेंगे। अरे भाई साइड में हो ले यार, तेरे कह रहा हूँ यार, पीछे हो ले यार, कमाल करती पकड़ लगा यार। अरे थोड़ा सा पीछे हो जाओ भाई, न कहिए पीछे हो जाएंगे पीछे बहन जी को नहीं भाई रहे हो कर रहे जरा कोई नहीं। 10 सालों का भ्रष्टाचार, 10 सालों का आतंक, 10 सालों का भाई भतीजावाद, 10 सालों का किसान का उत्पीड़न, 10 सालों का गरीब का शोषण, 10 सालों का नौजवानों, जवानों और खिलाड़ियों और महिलाओं उन पर व्यापक अत्याचार और अनाचार, अब उसका बदला लेने का समय आ गया है। इसलिए बदलाव रैली वोट की चोट से भाजपा से बदला ले एक नए सूर्य का आगाज करेगी। मैं आदरणीय शैलजा जी से आग्रह करूंगा वो आपका 5 के 5 विधायक और जींद की जनता कांग्रेस को चुनकर दे, ये हमने उनके चरणों में अपील की है शैलजा जी। केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती है, हम इसका निर्णय नहीं करते। हमें ये विश्वास है कि राहुल जी खड़गे जी के नेतृत्व में वो जल्द से जल्द। रणदीप जी, कांग्रेस की अपनी एक प्रक्रिया है, कई बार शैलजा जी कह चुकी, मैं कह चुका, हमारे विधायक और कांग्रेस का नेतृत्व ही अगला मुख्यमंत्री चुने। डीएससी पर क्या रुख है आपका? डीएससी आरक्षण पर क्या रुख है? पार्टी कहती है कि सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएंगी, तो सर्वे करा डिस्कशन होता है, हम अपना दिवाली किस प्रकार देखेंगे? दिवाली आप सबकी मनेगी, कांग्रेस की सरकार होगी और लोगों की दिवाली मनेगी। मैडम, डीएससी आरक्षण पर आपका क्या रुख है कांग्रेस पार्टी का? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस आरक्षण पर? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी और उसके अलावा भी हम देश भर में सबसे बात कर रहे हैं, कहीं कुछ बात होती है, कहीं कुछ और बात होती है, तो सब पर विचार। आजा भाई आराम से आ जाओ।